गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हम लोग जो पढ़ रहे हैं टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहले उसको कंटिन्यू करते हैं। आज जो जो पढ़ने वाले हैं उसका प्री कैप, उसका प्री हाइलाइट्स आपके सामने है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज का लेक्चर 5 मार्क्स का है। जो आज हम सीखने वाले हैं वो है स्पेसिमेन एंड फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपके पास जीटीबी में है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई करके बोर्ड पे लिखा है। आप इस फॉर्मेट को कॉपी करोगे आज ही, अभी के अभी, जब मैं बोलूंगा तब। हाँ, अभी के अभी मतलब जब मैं बोलूंगा तब। एंड उसके बाद हम सीखेंगे कंटेंट्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जो फॉर्मेट आपके सामने है, इसके जो पार्ट्स है उनको कहा जाता है कंटेंट्स। तो उन कंटेंट्स के बारे में हम थियरी में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले कंटिन्यू करते हैं जो चल रहा है उसी को। इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बिल ऑफ एक्सचेंज। आ जाइए पेज नंबर 263 पे, 263 पे आ जाओ। और आप सबको पता है हमने लास्ट क्या पढ़ा था? टेल मी व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन? टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसमें हमने एक बिल बाकी रखा है। कौन सा बिल? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के बारे में अगर आंसर इन 1 सेंटेंस पूछा गया तो आप लोग लिख सकते हो, लेकिन उसको लेकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे पास नहीं है। तो हमने कल पढ़ा ट्रेड बिल। ट्रेड बिल उसको कहते हैं जिसमें बिल ड्रॉ करने से पहले बायर और सेलर क्या बनते हैं? डेटर और क्रेडिटर। दोनों के बीच में क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। अकोमोडेशन ड्यू रखा है। इनलाइन बिल जिसमें ड्रॉ, ड्रॉई, पेई सब एक ही कंट्री में है। इफ द बिल इज ड्रॉन एंड पेबल इन द सेम कंट्री इट इज कॉल्ड एज इनलाइन बिल। लेकिन जिसमें ड्रॉ, ड्रॉई या पेई किस अलग अलग कंट्रीज में, ड्रॉ किसी और कंट्री में या ड्रॉई किसी और कंट्री में, तो उसको कहा जाएगा फॉरेन बिल। और उसके बाद हमने पढ़ा था बिल कैन बी आफ्टर डेट बिल, आफ्टर साइट बिल और ऑन डिमांड और एट साइट। आफ्टर डेट बिल में आप लोग किसको बेस लेते हो? बोलो फटाफट। डेट ऑफ बिल ड्रॉन। आफ्टर साइट में डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। यू हैव टू बी अ गुड स्पीकर। रिमेंबर, बोलना पड़ेगा। कॉमर्स के बच्चे हो, आगे चल के कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगे, किसी दुकान को रिप्रेजेंट करोगे। किसी और को रिप्रेजेंट करो नहीं करो, अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखो। सो यू हैव टू स्पीक आउट। जितना बोलोगे ना उतना आपकी जबान फ्री होगी, उतना आपको फायदा हो। तो इसलिए बोलना बहुत जरूरी है। यस, आफ्टर साइड बिल। और तीसरा है ऑन डिमांड। ऑन डिमांड और एट साइड बिल की क्या खास बात है? उसमें कोई ड्यू डेट नहीं होती, उसमें 3 days ऑफ ग्रेस भी अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टिक करते जाओ। अगला पॉइंट है 7.3, ऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज क्वाइट इजी। ये सब आंसर इन 1 सेंटेंस में आता है। ऑनरिंग, आप मुझे चेक देते हो फीस का, और वो चेक लेके मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूं मेरे अकाउंट में, और वो चेक पास हो जाता है। चेक पास हो गया, इसका क्या मतलब हो गया? कि आपके खाते से पैसा मेरे खाते में आ गया। सुना तो होगा आपने, चेक पास होना उसका मतलब क्या होता है, राइट? तो उसको कहते हैं चेक इज ऑनर। जब कोई पार्टी हमको चेक देती है और वो चेक हम बैंक में भरते हैं और 2-3 दिन के बाद हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है, तो कहा जाता है चेक इज ऑनर। एच होता है लेकिन वो साइलेंट। बिल्कुल वैसे ही जब ड्यू डेट पे या ड्यू डेट के पहले कभी कभार ड्रॉई ड्रॉर को या होल्डर को पैसा दे देता है तो कहा जाता है बिल इज ऑनर। होल्डर 2 तरह के होते हैं, एक होल्डर और एक होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये भी पढ़ा था हमने। तो अगर ड्यू डेट पे बिल मेरे पास ही है, मैं ड्रॉर हूँ, आप ड्रॉई है, और मैंने बोला ड्यू डेट पे पैसा मुझे देना, आज ड्यू डेट आ गई और आपने पैसा मुझे दे दिया, तो कहा जाएगा बिल इज ऑनर। लेकिन क्या मैं बिल किसी और को दे सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स, बिकॉज बिल इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट? तो बिल मैंने किसी और को दिया, बैंक को दिया, तो आप पैसा किसको दोगे? बैंक को। मेरे दोस्त को दिया तो मेरे दोस्त को दो, चाहे किसी को भी दो। आपने पैसा दे दिया ना ड्यू डेट पे, तो कहा जाएगा बिल इज ऑनर। So when drawee makes the payment of the bill on the due date or before the due date, it is called as honoring of the bill. It is called as honoring. पढ़ेंगे, pay attention. A bill of exchange drawn for a certain period becomes due for payment on the due date, right? The bill becomes due for payment on the due date. How to calculate due date? मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ड्यू डेट सबको पता है, आफ्टर डेट, आफ्टर साइट, पब्लिक हॉलीडे, सडन हॉलीडे, इमरजेंसी हॉलीडे आया, क्या करना है, नंबर ऑफ डेज आया,
क्या करना है, नंबर ऑफ मंथ्स आया, क्या करना है, सबको पता है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी, राइट? ठीक है. So what he says that a bill of exchange drawn for a particular or certain period becomes due for payment on the due date. Underline करो उसके बाद की line. If the acceptor or drawee pays the amount of the bill on the due date, it is known as honoring of the bill. Who pays the amount of the bill? Acceptor or drawee. Drawee acceptor भी होता है कि नहीं? क्योंकि वो बिल पे क्या लिखता है? ड्रॉई क्या लिखता है? एक्सेप्टेड. तो ड्रॉई को हम एक्सेप्टर भी कहते हैं. तो जब एक्सेप्टर या ड्रॉई ड्यू डेट के दिन पैसा दे देता है, द बिल इज सेड टू बी ऑनर्ड. द बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द होल्डर टू द एक्सेप्टर फॉर पेमेंट. एक बात का ध्यान रखिए, जब ड्यू डेट आती है तो होल्डर को बिल लेके जाना पड़ेगा ड्रॉई के पास. ही हैज टू प्रेजेंट द बिल. अब मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया था, आपने एक्सेप्टेड लिख के मुझे दे दिया और मैंने ये बिल घुमा दिया, हो गया, और मैं ड्यू डेट को आपके पास आया बिना बिल को लिए, तो क्या आप पैसा दे सकते हो? अगर ईमानदारी है, ऑनेस्टी है तो दे दो. लेकिन क्या आप मना कर सकते हो? यस. आप बोलोगे बिल दिखाओ, किधर है? सो बिल इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई ऑन द ड्यू डेट. अगर ड्यू डेट पे ड्रॉई के सामने बिल नहीं आता है तो वो पेमेंट की लायबिलिटी से फ्री हो जाता है, उसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. क्या करेंगे? प्रूफ ही नहीं है आपके पास, आप लीगली भी कुछ नहीं कर सकते. सो लिखा है द बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड बाय द होल्डर. कौन बिल को प्रेजेंट करता है? बिल को प्रेजेंट कौन करता है? होल्डर. होल्डर कौन हो सकता है? बताइए बताइए, इधर देखिए, इधर इधर इधर. होल्डर कौन हो सकता है? ड्रॉअर, या फिर कोई बैंक, या फिर ड्रॉअर का कोई फ्रेंड, या कोई भी थर्ड पर्सन. तो वो बिल को क्या करता है? प्रेजेंट करता है. The bill must be presented by the holder to the acceptor for payment on or before the due date. And failing to do so, अगर ऐसा हुआ कि आपने बिल को प्रेजेंट नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? ड्रॉई को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है. Failing to do so discharges the acceptor and every endorser of the bill from the liability to pay the amount of the bill. So failing to do so, what does it mean? Failing to do so, failing to present the bill. On the due date, the person has to present the bill, but he failed. तो इससे क्या हो जाएगा? ड्रॉई, एक्सेप्टर और एंडोजर. एंडोजर क्या, आपको 2 दिन बाद पता चलेगा. ये सब लोग लायबिलिटी से बरी हो जाते हैं, फिर उनको किसी को कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिल वाज नॉट प्रेजेंटेड. सो अनलेस एंड अंटिल द बिल इज प्रेजेंटेड, ड्रॉई इज नॉट ऑब्लाइज टू मेक द पेमेंट. समझ गए? व्हाट इज ऑनरिंग? अब ड्यू डेट पे मैं आपके पास पैसा लेने आया क्योंकि बिल मेरे पास था, या बैंक पैसा लेने आए क्योंकि बिल बैंक के पास था, और आपने ड्यू डेट पे पैसा नहीं दिया. आपने मुझे चेक दिया और मैंने चेक बैंक में भरा, लेकिन आपका जो चेक है वो बाउंस हो गया. चेक बाउंस हो गया, इसका मतलब चेक पास नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं द चेक इज डिसऑनर. चेक इज डिसऑनर, यानी जब पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलता ड्यू डेट पे, तो कहा जाता है चेक इज डिसऑनर. सेम चीज यहाँ पर बिल के लिए भी है. व्हाट वाज द ड्यू डेट? जो भी ड्यू डेट है 13 जून, जो हमारा पहला एग्जांपल था, उसमें हमारी ड्यू डेट क्या थी? 10 अप्रैल को बिल ड्रॉ किया था. 10 अप्रैल से 2 महीने ऐड करके 10 जून प्लस 3 डेज क्या था? 13 जून. 13 जून को मैं आपके पास पैसा लेने आया और आपने पैसा देने से मना कर दिया, या मुझे पता चला कि आप इंसॉल्वेंट हो गए. ड्रॉई हैज बिकम इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, बर्बाद हो गया. तो जब ये पता चलता है कि ड्रॉई जो है वो ड्यू डेट पे पैसा देने वाला नहीं है, तो कहा जाएगा बिल इज डिसऑनर. ऑनर का अपोजिट बोलो, डिसऑनर. लिखा है इफ द एक्सेप्टर डज नॉट और इज नॉट एबल टू पे, या तो वो पे करता नहीं है या फिर वो ही इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ द बिल टू द होल्डर ऑफ द बिल, इज नोन एज डिसऑनर ऑफ द बिल. और डिसऑनर 2 तरीके का होता है. देखो नेक्स्ट पेज पे लिखा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसऑनर. पहला है डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. इसमें क्या होता है? वो ड्रॉई स्वीकारता ही नहीं है कि मुझे आपको पैसा दिया. आप मेरे पास आए, 20,000 का गुड्स खरीदा, बिल भी बन गया, लेकिन जब बिल ड्रॉ किया तो आपको एक्सेप्टेड लिखना चाहिए कि नहीं? लेकिन आपने लिखा ही नहीं, यानी ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर. बाय ड्यू टू व्हाट? नॉन एक्सेप्टेंस. लेकिन हमारे पास इसके एग्जांपल नहीं है, हमारे पास सेकंड एग्जांपल, सेकंड नंबर 2 क्या है? डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट. इसमें क्या होता है? आपने बिल पे एक्सेप्टेड लिख दिया. देखिए आपके सामने ये बिल है, बिल के ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? एक्सेप्टेड. फिर आपने साइन करके किसका नाम लिखा है? ड्रॉई का, और डेट लिखी, ये लिख दिया. अब ये बिल आपने लिख के इसी तरह का बिल मुझे दे दिया, और मैं ड्यू डेट पे आपके पास पैसा लेने आया और आपने मुझे पैसा नहीं दिया, तो ये बिल किसकी वजह से डिसऑनर हुआ?
नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से कि नॉन पेमेंट की वजह से? नॉन पेमेंट यानी बिल को डिसऑनर करने के दो तरीके, पहला नॉन एक्सेप्टेंस और दूसरा नॉन पेमेंट। नॉन एक्सेप्टेंस में ड्रॉई एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मुझे तेरे को पैसा देना है, और इसमें नॉन पेमेंट में वो एक्सेप्ट करता है लेकिन ड्यू डेट जब आती है तो पैसा देने से मना कर सकता है। नंबर टू, डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, दैट इज व्हेन ड्रॉई makes the default in payment on the due date. On dishonor of bill, acceptor becomes liable to pay the amount along with legal expenses if any incurred by the holder on account of dishonor. ये लाइन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके आगे के जितने भी पॉइंट्स है ना, एक ही कहानी सुनाऊंगा सबको, और ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे। बुक में किसी को नहीं देखना है, सबको इधर देखना है। ऑनलाइन वाले तो इधर देख ही रहे होंगे, लेकिन सुनना है ध्यान से। ऑनलाइन वालों पे अटेंशन। क्या ड्यू डेट है? अभी बार बार मैं बोलता हूँ, हमारे एग्जांपल में ड्यू डेट क्या है? 13 जून, 13 जून। 13 जून तक ये बिल मेरे पास ही था। किसके पास? हु एम आई? ड्रॉर। हु आर यू? ड्रॉई। 13 जून तक ये बिल मेरे पास ही था, और मैं ये बिल लेके आज आपके पास आया, आज 13 जून, और आपने पैसा देने से मना कर दिया। इस बिल के ऊपर क्या अमाउंट लिखा है? व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ द बिल? याद है कि नहीं कहानी? 20,000। 20,000 लिखा है, और आपने 20,000 देने से मना कर दिया। आपने कहा कि आई एम नॉट इन अ पोजिशन। इस केस में मैं आपके ऊपर केस करूंगा, कोर्ट में केस होगा। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ, क्योंकि स्टैंप है, आपने एक्सेप्टेड लिखा है, तो ये मेरे और आपके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस करूंगा तो मैं ही जीतूंगा ऑब्वियसली। लेकिन आपको पता है, कोर्ट में जब केस करते हैं तो हमारा खर्चा होता है, लीगल एक्सपेंस होते हैं, और कोर्ट में आपको पता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलते रहता है। तो कई बार ऐसा होता है, हालांकि इसमें ऐसा ज्यादा टाइम नहीं लगता, जल्दी सुनवाई हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट केस जो है वो ज्यादा लंबा चल रहा है और हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, लीगल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपसे मांग रहा हूँ कितना? 20,000। अब आप पे मैंने केस किया तो केस में मेरा और 5,000 रुपया खर्चा हो गया। तो आपको पता है वो 5,000 भी आपको मुझे देना पड़ेगा, आपको मुझे देना पड़ेगा। अब लास्ट लाइन पढ़ो, देखो समझ में आ रही है क्या? लास्ट लाइन क्या थी? ऑन डिसऑनर ऑफ बिल, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर कौन होता है? ज्यादातर एक्सेप्टर कौन होता है? ड्रॉई, जिसने एक्सेप्टेड लिखा। एक्सेप्टर becomes liable to pay the amount along with the legal expenses if any incurred by the holder on account of the dishonor. यानी जब होल्डर के जेब से कुछ लीगल एक्सपेंसेस होता है तो वो एक्सपेंसेस किसको पे करना पड़ता है? एक्सेप्टर को। एक्सेप्टर यानी कौन? ड्रॉइंग। और वो होल्डर कौन हो सकता है? ड्रॉर भी हो सकता है। मेरे पास था, आपने पैसा नहीं दिया तो कोर्ट में केस करने मैं गया, मेरे पास नहीं है बिल, बैंक के पास है, और आपने बैंक को पैसा नहीं दिया तो कोर्ट में केस करने कौन जाएगा? बैंक। तो आपको बैंक को पैसा देना, जो भी लीगल एक्सपेंसेस है वो आपको पे करना है। समझ गए? क्लियर? इसके आगे के 4 पॉइंट्स जरा आप ध्यान से देखो, क्या है नेक्स्ट पॉइंट, क्या हेडिंग? एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट पॉइंट है नोटिंग ऑफ डिसऑनर, उसके बाद है प्रोटेस्टिंग, उसके बाद है नोटरी पब्लिक, और उसके बाद है नोटिंग चार्जेस। सॉरी, ये थोड़ा ऊपर नीचे है, मैं आपको इसको अरेंज करके समझाता हूँ, प्लीज पे अटेंशन। कितना रुपया मांग रहा हूँ मैं आपसे? आज मैं आपके पास आया, मैंने बोला भाई 20,000 दे, बोला नहीं नहीं दूंगा, या है ही नहीं मेरे पास पैसा, तो मैं आपके ऊपर कोर्ट में केस कर सकता हूँ। लेकिन कोर्ट में केस दर्ज होने से पहले आपका पेपर वर्क स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में आप फाइल सबमिट करेंगे तो उस फाइल में आपके पास स्ट्रांग एविडेंसेस होने चाहिए, प्रूफ होने चाहिए, तभी वो कोर्ट में केस एक्सेप्ट हो। आप कोर्ट का समय बर्बाद नहीं कर सकते। तो कोर्ट में जाने से पहले आपको क्या करना है? कोर्ट में जाने से पहले आपको नोटरी के पास जाना है। किसके पास? नोटरी। नोटरी के पास आपको नहीं, मुझे जाना है। आप कौन हो? ड्रॉई। कौन जाएगा? ड्रॉर या बैंक, मतलब होल्डर। होल्डर कौन हो सकता है? ड्रॉर या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्ट, जो भी। तो मान लीजिए कि मैं नोटरी के पास गया। नोटरी क्या है? पहला सवाल, नोटरी है, वर्ड दिख रहा है चारों में आपको? एक वर्ड दिख रहा है, नोटरी पब्लिक करके दिख रहा है। हाँ, तो शुरुआत यहां से करते हैं, टिक करो नोटरी पब्लिक। पहले मैं अपने टर्म्स में समझाता हूँ, फिर चारों को पढ़ेंगे। तो केस दर्ज करने के लिए कोर्ट में जाना है, लेकिन कोर्ट में जाने से पहले किसके पास जाने का बोलो? नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक कौन है? नोटरी पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसर है, और उसको नियुक्त किया गया है सिर्फ इसी काम के लिए कि जिस जिस का चेक या जिस जिस का बिल्स ऑफ एक्सचेंज
डिसऑनर हो गया, वो केस दर्ज करता है अपने पास। तो इधर मेरे राइट साइड नोटरी पब्लिक है, और मैं नोटरी पब्लिक के पास जा रहा हूँ और नोटरी पब्लिक को कह रहा हूँ, सर देखिए ये बिल है, आज क्या डेट है, क्या डेट है आज, 13 जून। और देखिए इस बिल के ऊपर लिखा है 13 जून को मुझे इस आदमी से, आप वहां पे नहीं हो, आप थोड़ी आओगे, आप घर पे हो। तो मैं बोलूंगा देखिए इसमें नाम लिखा है ड्रॉई का, सर आज 13 जून को मुझे इस ड्रॉई से पैसा लेना था, इसने वादा किया था एक्सेप्टेड, बट उसने पैसा नहीं दिया। तो वो अपनी तरफ से जांच पड़ताल करेगा। कौन, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नोटरी पब्लिक। और उसको पता चलेगा यस वाकई में आपने तो पैसा नहीं दिया, तो वो अपने फाइल में ये डिसऑनर का केस दर्ज करेगा। वो सारे डिटेल्स लिखेगा, ड्रॉअर कौन, मेरा नाम, ड्रॉई आपका नाम, कितने का बिल था, क्या ड्यू डेट थी, और उसने बिल का पेमेंट नहीं दिया, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर के केसेस को दर्ज करने के लिए एक स्पेशल ऑफिसर जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उसका नाम है नोटरी पब्लिक। पढ़ते हैं सबसे पहले नोटरी पब्लिक। टिक करो, ऊपर नीचे जा रहे हैं लेकिन लाइन से, हमारी पढ़ाई लाइन से चल रही है। मैं कभी ये पेज पे जा रहा हूँ, कभी उस पेज पे, क्योंकि बुक में वो सीक्वेंस नहीं है, मैं आपको सीक्वेंस में लेके जा रहा हूँ। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बुक के हिसाब से नहीं चल रहा है, जिस लाइन में आपको पढ़ाया जाना चाहिए उसी लाइन में पढ़ा। टिक करो नोटरी पब्लिक। अ नोटरी पब्लिक इज अ लीगल प्रैक्टिशनर, या तो वो लीगल प्रैक्टिशनर है, यानी कौन, कोई लॉयर हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है, लीगल प्रैक्टिशनर और अदर पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोई पब्लिक सर्वेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। उसको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। और उसका एक्ट भी है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द नोटरीज एक्ट ऑफ 1952। आपको पता है लोग एक दूसरे का मकान किराए पे लेते हैं, भाड़े पे लेते हैं ना, 11-11 महीने के लिए, तो उसके लिए एग्रीमेंट बनता है। तो वो एग्रीमेंट का भी आप नोटरी करवा सकते हैं। वो नोटरी का एक लाल कलर का सिक्का लगता है, देखा होगा कभी आपने, सूरज, लाल कलर का सूरज होता है, वो स्टैंप लगता है नोटरी। तो नोटरी एक ऑफिसर है जो कि अंडर सेक्शन 3 ऑफ द नोटरीज एक्ट 1952 के तहत जिसको अपॉइंट किया जाता है। कौन अपॉइंट करता है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों। एंड ही इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड मतलब गिवन, उसके पास क्या पावर है, ही इज इंटरेस्टेड विद द पावर ऑफ अटेस्टेशन ऑफ फॉरेन डॉक्यूमेंट्स। वो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स को भी अटेस्ट करता है। आपने लास्ट ईयर ओसीएम में चैप्टर पढ़ा था फॉरेन ट्रेड, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स थे, याद है, बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, लेटर ऑफ क्रेडिट। आपको फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदना है तो आपको एलसी चाहिए, एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, तो उसका अटेस्टेशन करता है। आप अभी 10वीं पास किए आप लोगों ने पिछले साल, तो जो जो आपने जेरोक्स निकाले होंगे मार्कशीट के और एलसी के, उसका अटेस्टेशन होता है। अटेस्टेशन मतलब ट्रू कॉपी करवाते हैं। तो वैसे ही फॉरेन डॉक्यूमेंट्स का वो अटेस्टेशन करता है कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट ट्रू है, उसके ऊपर ट्रू कॉपी का स्टैंप लगाता है, उसको क्या कहते हैं, अटेस्टेशन। वो तो करता ही है, लेकिन उसके अलावा क्या करता है, अटेस्टेशन के अलावा क्या करता है, ही इज इंटरेस्टेड विद द पावर of attestation of foreign documents and of noting and protesting of dishonor of bills of exchange and promissory note। bills of exchange and promissory note का क्या करता है, वो नोटिंग करता है, डिसऑनर को नोट करता है और प्रोटेस्टिंग करता है। अब वर्ड अराइज हो गया, प्रोटेस्टिंग क्या होता है, अंडरलाइन दिस वर्ड प्रोटेस्टिंग। मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज प्रोटेस्टिंग। चलो पहले सिंपल वर्ड में बताओ, आप समझ गए नोटरी पब्लिक कौन, कौन है नोटरी पब्लिक, कौन है, पब्लिक सर्वेंट या ऑफिसर हु इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3 ऑफ द नोटरीज एक्ट 1952। और उसका काम क्या है, उसका काम है अटेस्टेशन करना, किसको, फॉरेन डॉक्यूमेंट्स को। और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट अगर क्या हो जाता है, डिसऑनर, तो उसका नोटिंग और प्रोटेस्टिंग करता है। नोटिंग तो समझ गए, नोटिंग मतलब नोट डाउन करना कि हाँ ये बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर, उसको नोट डाउन करना, उसको बोलते हैं नोटिंग। प्रोटेस्टिंग क्या है वो मैं 2 मिनट के पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर प्रोटेस्टिंग बताता हूँ। तो हमने किससे बात की, अभी मैंने किससे बात किया, नोटरी पब्लिक के साथ। नोटरी पब्लिक के पास ये बिल लेके गया, उन्होंने इसकी कॉपी ली और एक फाइल बना के केस को दर्ज कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, नोटिंग किया, क्या किया, नोटिंग। अब जब नोटिंग करते हैं ना, वो नोटरी पब्लिक जब नोटिंग करता है ना, तो उसकी कुछ फीस लगती है, उसका कुछ पैसा भरना पड़ता है। वो बोलेगा आपको 100 रुपया भरना पड़ेगा, 100 रुपया। वो 100 रुपए को कहा जाएगा नोटिंग चार्जेस। इन चारों में कहीं दिख रहा है आपको नोटिंग चार्जेस,
नोटिंग चार्जेस टर्म दिख रहा है चारों हेडिंग में, बोलो यस नो फटाफट। हाँ, नोटिंग चार्जेस क्या होता है? जब हम नोटरी के पास केस को दर्ज करते हैं तो केस दर्ज करने की वो फीस लेता है हमसे, उस फीस का नाम है नोटिंग चार्जेस। और नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? ध्यान से सुनना सब लोग, कौन पे करता है? होल्डर। अब वो होल्डर बोलेगा अभी मैं ऑलरेडी, एक तो आप मेरा 20,000 रुपया खा चुके हो, दे नहीं रहे हो, ऑलरेडी 20,000 रुपया मेरा डूब चुका है, और वो और मुझसे 100 रुपया मांग रहा है, तो ये तो जले पे नमक हो गया। बोला, क्या सर, एक तो मेरा 20,000 नहीं मिल रहा है, एक तो पैसे के वांदे, और आप और मुझसे 100 रुपया मांग रहे हैं। तो नोटरी पब्लिक बोलेगा बेटा डोंट वरी, ये 100 रुपया आप उस ड्रॉई से वसूल कर सकते हो, वो उसके हिसाब में ऐड होगा, वो उसके हिसाब में ऐड होगा। यानी नोटिंग चार्जेस पे कौन करता है? होल्डर। लेकिन उसको वसूल किससे किया जाता है? ड्रॉई से। यानी ड्रॉई के पास से वो मुझे कितना पैसा वसूल करके देगा? 20,100। अभी हमने पढ़ा ना, जो भी लीगल एक्सपेंसेस होता है वो कौन पे करता है? ड्रॉअर। लेकिन वो किससे वसूल किया जाता है? ड्रॉई से। तो अब मैं आपके पास कितना रुपया मांगूंगा? 20,100, और आपको देना नहीं है तो फिर कोर्ट रिसीवर आएगा, कोर्ट का आदमी आएगा, साथ में हवलदार भी आएगा डंडा लेके, देना पड़ेगा। तो जेल जाना पड़ेगा या कुछ और पेनल्टी लगेगी, आप तो देना तो पड़ेगा। तो उसको क्या बोलते हैं? जो फीस हम पे करते हैं नोटरी पब्लिक को, उसको क्या बोलते हैं? नोटिंग चार्जेस। समझ गए? नोटिंग चार्जेस, ठीक है। अब मैंने सर के पास केस दर्ज किया, उसको क्या बोलते हैं? नोटिंग। और क्या पे किया? नोटिंग चार्जेस। कौन पे करता है? होल्डर। वसूला किससे जाता है? तो हो गया ना। अब ये जो नोटरी पब्लिक के जो साहब है, वो सारा केस दर्ज करने के बाद मुझे एक रसीद देंगे, रिसीट। उनके पास से मुझे एक रिसीट मिल रही है, समझो कि मुझे उनके पास से ये रसीद मिल, और उस रसीद में उन्होंने पूरा केस दर्ज किया है, उसको बोलते हैं प्रोटेस्टिंग। उसको क्या बोलते हैं? प्रोटेस्टिंग। वो एक सर्टिफिकेट होता है। क्या होता है? जैसे फिलहाल ये हमारा पैम्पलेट है, लेकिन आप उसको मान लो ये एक सर्टिफिकेट है, इसमें लिखा है, वो लिखता है आई हियर बाय सर्टिफाई कि ये बिल डिसऑनर हो गया विच वाज ड्रॉन बाय मिस्टर सो एंड सो ऑन सो एंड सो, और ये बिल डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस पेड इतना है। ये पूरा फैक्ट्स, पूरी कहानी, बिल कब ड्रॉ किया था, किस पे ड्रॉ किया था, कितने रुपए थे, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट में लिख के, वो डॉक्यूमेंट किसको देगा? होल्डर। उसका नाम है प्रोटेस्टिंग। क्या है? प्रोटेस्टिंग। समझ गए? अब 3 वर्ड्स मुझे बताओ। जैसे ही आपका बिल डिसऑनर होता है, आप किसके पास जाते हो? नोटरी पब्लिक के बारे में हमने पढ़ लिया, नोटरी पब्लिक के पास हम केस दर्ज करते हैं। नोटरी पब्लिक कौन है? याद रखना, सेक्शन 3 और नोटरीज एक्ट 1952, वो भी याद रखना। कौन अपॉइंट कर सकता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। उसके पास हम केस दर्ज करने जाते हैं तो 2 काम करता है, एक नोटिंग और एक प्रोटेस्टिंग। नोटिंग मतलब वो सब नोट डाउन कर, और नोट डाउन करके वो हमको एक सर्टिफिकेट देता है, उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? प्रोटेस्टिंग। समझ में आया? तो अब पढ़ते हैं हम लोग नोटिंग चार्जेस। नीचे आ जाओ, नीचे नोटरी पब्लिक के नीचे क्या है? नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या है? ध्यान से पढ़ना। द होल्डर ऑफ द बिल हैज टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड बाय नोटरी पब्लिक। होल्डर को फैक्ट ऑफ डिसऑनर को क्या करना पड़ता है? नोट करना पड़ता है। इट हैज टू बी नोटेड बाय नोटरी पब्लिक। नोट डाउन कौन करता है? नोटरी पब्लिक। लेकिन आगे लिखा है नोटिंग ऑफ बिल इज डन बाय रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर, डेट ऑफ डिसऑनर एंड रीजन ऑफ डिसऑनर। सब कुछ नोट करेगा, क्या कौन सा डेट है, कौन है ड्रॉर, और फैक्ट ऑफ डिसऑनर एंड व्हाट इज द रीजन, उसने पैसा क्यों नहीं दिया, सब नोट करेगा। लेकिन उसके लिए क्या होता है? आगे लिखा है फॉर दिस द नोटरी पब्लिक चार्जेस सर्टेन फीस। वो क्या चार्ज कर रहा है मेरे से? फीस, विच इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। सो नोटरी पब्लिक हमारे डिसऑनर ऑफ बिल के केस को क्या करता है? नोट करता है, और उसको नोट करने के बदले में वो क्या चार्ज करता है? फीस। और उस फीस का नाम क्या है? नोटिंग चार्जेस। समझ गए? नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है शुरुआत में? होल्डर। लेकिन वो वसूला किससे जाता है? ड्रॉई से। देखो लिखा है क्या? नोटिंग चार्जेस आर इनिशियली पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल। कौन हो सकता है होल्डर? एक बार फिर से बताओ। ड्रॉर, या ड्रॉर के अलावा बैंक या कोई एनी अदर पर्सन जिसके हाथ में, बिकॉज इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास होगा वो केस दर्ज कर सकता है। Who gets the bill noted for dishonor and subsequently, देखो उसके बाद subsequently मतलब क्या? इनिशियली
इनिशियली नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? होल्डर। लेकिन उसको बाद में सब्सिक्वेंटली वो किससे रिकवर करता है? एक्सेप्टर से या ड्रॉई से। देखो लिखा है आगे, सब्सिक्वेंटली रिकवर्स द अमाउंट फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम whom द बिल हैज बीन रिसीव्ड। जिससे बिल मिला है उसके पास से वो रिकवर कर सकता है। नोटिंग चार्जेस आर अल्टीमेटली borne बाय द पर्सन हु इज प्राइमरीली लायबल फॉर इट। नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करता है? बॉन्ड मतलब बेयर करना, बेयर करने का मतलब समझते हैं, बर्दाश्त करना। नोटिंग चार्जेस कोई भी पे करे, लेकिन बॉन्ड को बेयर कौन करेगा? वो पर्सन हु इज लायबल टू पे। हु इज लायबल टू पे? ड्रॉई। ड्रॉई का दूसरा नाम एक्सेप्टर। Thus noting charges are paid by the holder and borne by the drawee। समझ में आ गया? फिर से उल्टा जाते हैं। जैसे ही खबर मिली कि बिल डिसऑनर हुआ, आप बिल लेके किसके पास गए? बोलो, नोटरी पब्लिक के पास। कौन है पता है? केस दर्ज किया उसने। नोटरी पब्लिक ने दो काम किया। कौन से दो काम? नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। और ये काम के बदले में उसने क्या मांगी? फीस। व्हाइट में, नो ब्लैक मनी, नो करप्शन, नो चाय पानी, आपको पूरा रसीद मिलेगा उसका। और आपने केस उसके पास दर्ज किया और नोटिंग चार्जेस पे किया। नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? होल्डर। बट दे आर टू बी बॉर्न बाय द ड्रॉई। अब ये सब पे करने के बाद वो हमको उसका प्रूफ देगा। प्रूफ, एक सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? प्रोटेस्टिंग। आते हैं और ऊपर टिक करो, प्रोटेस्टिंग। आफ्टर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑथेंटिकेटेड। एक बार उन्होंने डिसऑनर ऑफ बिल के फैक्ट को क्या कर दिया? ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट मतलब कि हाँ, ये वाकई में ऐसा हुआ है। ऑथेंटिकेशन का मतलब जांच पड़ताल करके इस नतीजे पे पहुंचना कि वाकई में बिल का पैसा नहीं दिया है इसको। ऑथेंटिकेशन कहते हैं उसको, जांच पड़ताल करके। ऑथेंटिकेटेड बाय गेटिंग इट नोटेड, द नोटरी पब्लिक देन सर्टिफाइज द सेम। तो फैक्ट को रिकॉर्ड करने के बाद वो नोटरी पब्लिक क्या करता है? सर्टिफाई करता है। सर्टिफाई मतलब वो क्या देगा? सर्टिफिकेट देगा। देखो अगली लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं। दिस सर्टिफिकेट इज नोन एज प्रोटेस्ट। दिस सर्टिफिकेट इज नोन एज प्रोटेस्ट। तो हम उसके पास डॉक्यूमेंट लेके गए, उसने डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन किया, जांच पड़ताल की। उसको पता चला कि सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ करेक्ट है। और उसके बाद उसने सर्टिफिकेशन दिया, सर्टिफाई किया। सर्टिफाई करने के लिए उसने एक सर्टिफिकेट दिया। सर्टिफिकेट का नाम क्या है? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। सो दस प्रोटेस्ट, अंडरलाइन कंटिन्यू। प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट इज अ सर्टिफिकेट विच इज formal in nature and attest the fact of dishonor of bill based on noting। तो जो अटेस्ट करता है कि हाँ वाकई में बिल डिसऑनर हुआ है और हमने उस केस को नोट किया, दर्ज किया। तो अब अगर मैं आपके पास ड्यू डेट पे ये बिल लेके आता हूं और आप मुझे पैसा नहीं देते और सीधा मैं ये लेके कोर्ट में चला जाता हूं, तो जज साहब मुझे भगा देंगे। सीधा कोर्ट में जाऊंगा, जज साहब माई बाप मेरा पैसा खा गया, 20,000 रुपया नहीं दे रहा है मुझको, मेरा पैसा दिलाइए। जज साहब बोलेंगे भाई पहले इसका नोटिंग करवाए कि नहीं? नोटरी पब्लिक के पास जाके केस दर्ज किया कि नहीं? बोले नहीं। तो बोले जा पहले वहां पे जा। तो अब आपको डायरेक्ट जज के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये ज्ञान मिल चुका है कि जब बिल डिसऑनर होता है तो सीधा कोर्ट में नहीं जाने का। किसके पास जाने का? नोटरी पब्लिक के पास, सारे एविडेंसेस लेके। और वो केस दर्ज करने के लिए फीस लेगा। क्या कहते हैं उसको? नोटिंग चार्जेस। वो आप किससे रिकवर कर सकते हो? ड्रॉइंग्स। और ये सब केस दर्ज और फैक्ट ऑफ डिसऑनर सब कुछ ऑथेंटिकेशन होने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा। क्या कहते हैं उसको? प्रोटेस्ट। समझ गए? अब ये पूरा समराइज करके उस सबसे ऊपर वाले पॉइंट में लिखा गया है। अब पढ़ते हैं सबसे ऊपर वाला पॉइंट। क्या लिखा है अपर पॉइंट? नोटिंग ऑफ डिसऑनर। देखो अभी समझ में आता है क्या? नोटिंग का मतलब क्या होता है? नोटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय नोटरी पब्लिक। जब बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ तो उसको नोटिंग करने के लिए हम किसके पास गए? नोटरी पब्लिक। तो जब नोटरी पब्लिक उस केस को नोट डाउन करते हैं अपने रिकॉर्ड्स में, तो उसको क्या कहते हैं? नोटिंग। उसको क्या बोलते हैं? नोटिंग। और उसका जो फीस लगता है वो क्या है? नोटिंग चार्जेस। When a bill of exchange is dishonored, the holder can, after giving due notice of dishonor, sue the drawing। Sue का मतलब क्या होता है? केस का। उसको नोटिस देना पड़ता है। नोटिस जाता है, आपने मुझे पैसा नहीं दिया ना, तो कोर्ट से मैं आपको नोटिस दूंगा और मैं फिर आपके ऊपर केस कर सकता हूँ। SUE, सू का मतलब क्या होता है? टू फाइल द केस, टू टेक द लीगल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन। लेकिन केस करने से पहले क्या डायरेक्ट केस करने जाएंगे कोर्ट में? अभी मैंने बोला क्या सीधा जज साहब के पास कोर्ट में जाओगे? नहीं। लिखा है देखो, बट बिफोर फाइलिंग सच अ सूट। सूट का मतलब केस।
before filing such a case, holder will require some authenticated proof of fact to be put up before the court that the bill is actually dishonor. उसको वाकई में इस बात का प्रूफ लगेगा क्या वाकई में बिल डिसऑनर हुआ है, तो वाकई में बिल डिसऑनर हुआ है इस बात के सबूत के लिए उसको किसके पास जाना पड़ेगा? नोटरी पब्लिक के पास. The holder takes the bill to the notary public, who in turn makes a demand for acceptance or payment upon the drawee formally, and on his refusal to do so, notes the same on the bill. तो हम किसके पास गए? नोटरी पब्लिक के पास गए ना. अच्छा, मैं नोटरी पब्लिक के पास गया, मैंने बोला सर मेरा बिल डिसऑनर हो गया, पैसा दिलाओ. तो वो नोटरी पब्लिक ड्रॉई को फोन करेगा, एक बार फॉर्मली उसको बोलेगा कि भाई साहब आपने इसका बिल का पैसा नहीं दिया है, तो आपके खिलाफ कंप्लेन आई है, तो क्या आप पैसा देने वाले हो कि नहीं? और वो बोलेगा नहीं मैं नहीं दूंगा. तो बोले ठीक है, फिर मैं केस दर्ज कर रहा हूं. वो कोशिश करता है, हर वकील और जज ये कोशिश करता है कि कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट हो जाए. तो देखो इसमें लिखी है लाइन, जरा ध्यान से पढ़ना. नोटरी पब्लिक हु इन टर्न मेक्स द डिमांड फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट अपॉन द ड्रॉई फॉर्मली. ड्रॉई से वो पेमेंट का डिमांड करता है फॉर्मली कि बोलो अभी भी मैं केस दर्ज करने जा रहा हूँ, आप पैसा दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हो तो मैं केस दर्ज नहीं करता हूँ, नोटिंग चार्जेस का पैसा भी बच जाएगा. लेकिन आगे लिखा है देखो, एंड ऑन इज रिफ्यूजल टू डू सो. रिफ्यूज का मतलब क्या? मना कर दिया. ड्रॉई ने क्या कर दिया? इनकार, कि नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा. तो फिर वो केस को क्या करेगा? दर्ज करेगा, नोट करेगा. Notes the same on the bill and noting should be done within the reasonable time after dishonor. जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ उसके रीजनेबल टाइम, मेरे ख्याल से रीजनेबल टाइम कुछ 3 साल तक का है, ऐसा कुछ है, ये बदलते रहता है. जिस दिन बिल डिसऑनर हुआ उसके रीजनेबल टाइम के अंदर 1-2 महीना मैक्सिमम, ज्यादा लंबा मत खींचो, क्योंकि उसमें ज्यादा जितना ज्यादा आप देर से जाओगे केस दर्ज करने उतना रिकवरी के चांसेस कम है. एज अर्ली एज पॉसिबल. ठीक है, वो आपको रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज ड्रॉई ड्रॉअर को बोल रहा है 1 महीने का टाइम और दे दे, पैसा दे दूंगा. तो ठीक है चलो आप वेट करो, लेकिन ज्यादा नहीं. वो बोलेगा 2 साल का टाइम दे दे, 2 साल 3 साल 5 साल, ऐसा नहीं. जितना जल्दी हो सके. जैसे ही ये प्रूव हो जाता है कि ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया, वो देने वाला नहीं है, आपको तुरंत नोटरी पब्लिक के पास जाना चाहिए. ये चारों पॉइंट्स क्लियर हुए बच्चों? ऑल क्लियर? पक्का? एनी क्वेश्चंस अबाउट दीज 4? किसी को कोई वर्ड या टर्म को लेकर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं जल्दी जल्दी. एनी क्वेश्चंस? नहीं? ठीक है. आप लोग के पास वैसे ऑनलाइन डिक्शनरी भी होगी और गूगल में भी ट्रांसलेशन होता है. अगर कोई टर्मिनोलॉजी में कोई टर्म ऐसा टिपिकल जिसका आपको इंग्लिश टू सिंपल इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, मराठी, गुजराती मीनिंग देखना है, तो वो देख के इसी बुक में अंडरलाइन करके उस लैंग्वेज में वो मीनिंग लिख देना. अलग से नोटबुक में मत लिखो. जो कुछ भी लिखना है इसी बुक में अंडरलाइन करो, उसका मीनिंग है. समझ गए? उसके नीचे क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये हमको असल में सिलेबस में नहीं है, वहां पे स्टार साइन करके ड्यू रखो, लेकिन ये भी हम लोग एंड में करेंगे. स्टार साइन करो क्लासिफिकेशन. ठीक है. तो आज जो हमने टर्म्स पढ़े, क्या क्या पढ़े एक बार जरा बताओ. सबसे पहले हमने क्या सीखा? ऑनर. ऑनर ऑफ बिल क्या होता है? ऑनर ऑफ बिल व्हेन, बोलो, व्हेन ड्रॉई मेक्स द payment. When drawee makes the payment of the bill on the due date or before the due date, the bill is said to be honor. And when drawee does not make the payment or makes himself unable to make the payment, the bill is said to be dishonor. And dishonor दो तरह का होता है, dishonor due to non acceptance and dishonor due to non payment. और dishonor होने के बाद आप कहाँ जाते हैं केस दर्ज करने के लिए? नोटरी पब्लिक के पास. केस दर्ज करने के लिए क्या देना पड़ता है? नोटिंग चार्जेस. और नोटिंग चार्जेस पे करने के बाद वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है, क्या नाम उसका? प्रोटेस्टिंग. नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय होल्डर बट दे कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम एक्सेप्टर और ड्रॉई. ये सब क्लियर हो गया? ये जो नीचे आपको 2 बुक दिख रही है, FYJC में जो लोग मेरे पास पढ़े, मैं उनको याद दिलाता हूँ, पता नहीं किसी को याद होगा कि नहीं. जब हमने सब्सिडियरी बुक्स पढ़ा था, सब्सिडियरी बुक्स, तो उसमें मैंने बताया था कितने टाइप्स की सब्सिडियरी बुक्स है. प्रॉपर सब्सिडियरी बुक्स 4 है. कौन सी? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स. फिर हमने पढ़ा कैश बुक. कैश बुक के अंदर एक आपका 2 कॉलम कैश बुक और एक सिंगल कॉलम कैश बुक और एक पेटी कैश बुक, ये हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा जर्नल प्रॉपर. और फिर एक और था जो सिलेबस में नहीं था, वो था बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बताया था मैंने, बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने बोला था सिलेबस में नहीं है,
तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो सब्सिडरी बुक्स है वो ऐसी होती है। आपको ड्राइंग दिख रहा है, नीचे देखो सेम पेज नंबर 264 पे आपको दो बुक्स दिखाई दे रही है। पहली बुक का नाम क्या है? बिल्स रिसीवेबल बुक, और दूसरी बुक क्या है? बिल्स पेबल बुक। जैसे हम उधारी में गुड्स खरीदते हैं तो उसके लिए एक बुक बनती है, उस बुक का नाम है परचेज बुक। बेचते हैं तो उसके लिए सेल्स बुक। बेचा हुआ वापस आता है उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न बुक, और खरीद के वापस करते हैं उसको बोलते हैं। तो वैसे ही हमने जिन जिन लोगों के ऊपर बिल ड्रॉ किया है उसके लिए एक बुक बनेगी, बुक का नाम बिल्स रिसीवेबल बुक। और हमने जिन जिन लोगों से बिल एक्सेप्ट किया है उसके लिए बिल्स पेबल। हम दोनों हो सकते हैं, अगर हम किसी पे बिल ड्रॉ करते हैं तो कोई हम पे भी तो बिल ड्रॉ कर सकता है। समझ में आ रहा है? अगर मैं आप पे बिल ड्रॉ कर रहा हूं, राइट, तो आप उस बिल पे क्या लिखोगे? एक्सेप्टेड करके मुझे दे दोगे ना। तो क्या है ये मेरे लिए? बिल्स रिसीवेबल। समझा था ना? भूल गए? जिसको पैसा मिलने वाला है वो इसको क्या बोलेगा? बिल्स रिसीवेबल। और जिसको पैसा देना है वो उसको क्या बोलेगा? बिल्स पेबल। तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, तो आपके लिए बिल्स पेबल। लेकिन अगर कोई और पर्सन मेरे पे बिल ड्रॉ करता है तो मैं उसको एक्सेप्टेड लिख के उसको दे रहा हूं, तो अब मेरे लिए क्या है? ये बिल्स पेबल। और सामने वाले के लिए, तो जिन जिन लोगों पे आपने बिल ड्रॉ किया है उसके लिए एक अलग से बुक बनती है, बुक का नाम बिल्स रिसीवेबल। और जिन जिन लोगों से आपने बिल एक्सेप्ट किए उसके लिए अलग से बुक बनती है, उस बुक का नाम बिल्स पेबल। वो इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, उसका फॉर्मेट है ये। आपको आता नहीं है, नॉलेज के लिए आप स्टार साइन करो, जो भी बचा है वो हम कर लेंगे। Now we will have again a short break for 3 minutes and then continue with the very important part. आपको क्या लिखा है? मैंने कल लिखा सब लोगों ने नोटबुक में, स्टडी ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या है? थियरी। ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स। वो जब तक चैप्टर खत्म नहीं होगा चलते ही रहेगा। और पार्ट 2 क्या था? स्पेसिमेन। तो वो स्पेसिमेन आज हम शुरू करेंगे, और ये स्पेसिमेन आप सबको लिखना पड़ेगा। लिखना पड़ेगा नोटबुक में, कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, और अभी लिखना पड़ेगा जब मैं बोलूंगा तभी। ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक फॉर 3 minutes. ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आप सबको नोटबुक में ये फॉर्मेट बनाना है, बट लेट मी एक्सप्लेन। ये फॉर्मेट आपके सामने है। बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कितने मार्क्स का आएगा? 5 मार्क्स ना। तो नोटबुक में पहले आपको एक हेडिंग लिखना है। वो हेडिंग क्या है? देखो, ये आवाज नहीं आ रही, ये तो बाहर जाने का। आपने लास्ट क्या लिखा है नोटबुक में वो बताओ। 10 पॉइंट्स लिखे सबसे पहले, उसके बाद 3 पार्ट्स। 10 पॉइंट्स लिख लिए सबने? चेक कर रहा हूं मैं। गेट रेडी, चलो दिखाओ। सब लोग अपनी बुक दिखाओ, ऑनलाइन वाले अपनी बुक दिखाओ। 10 पॉइंट्स कंप्लीट करके फिर आपने 3 पार्ट्स स्टडी के लिखे। अब अगर सेम पेज पे जगह है, अगर आपके पास ये फॉर्मेट बन सकता है, इतनी जगह है, तो सेम पेज पे कंटिन्यू करो। नहीं है तो बेटर है कि आप फ्रेश पेज लो। और ये आप सब लोग ड्रॉ करेंगे मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद, लेकिन इसके ऊपर हेडिंग क्या आएगा वो देखो पहले। हेडिंग मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। इसको हम कहेंगे स्पेसिमेन या फिर फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। और ये आपको आने वाला है बोर्ड पेपर क्वेश्चन नंबर 1, objective which will carry how many marks? 5 marks. ये हेडिंग लिखो सबसे पहले, फ्रेश पेज पे ये हेडिंग लिखो एंड इसको अंडरलाइन करो। लेकिन क्या गारंटी है कि 5 मार्क्स का आएगा ही? नो गारंटी। या तो 5 मार्क्स का आएगा या फिर 2 मार्क्स के, 1-1 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सबसे पहले फ्रेश पेज पे हेडिंग लिखिए, और उसके नीचे आपको फिर ये बनाना है। एवरी हेडिंग मस्ट बी अंडरलाइन। एक पेज पे आज एक ही फॉर्मेट बनाएंगे। ये फॉर्मेट सबको कल तक याद रखना है, याद करके आना है। और कल हम लोग फॉर्मेट की प्रैक्टिस करेंगे। आपको 7-8 चीजें दूंगा और फिर कहूंगा ड्रॉ द फॉर्मेट। 5 में से 5 चाहिए अगर, तो आपको ये फॉर्मेट याद करना पड़ेगा।
बट आई विल एक्सप्लेन। एक दो फॉर्मेट मैं आपके साथ ड्रॉ करूंगा, आपके साथ सॉल्व करूंगा, फिर आप लोग खुद करें। स्पेसिमेन और फॉर्मेट के बदले कभी प्रोफॉर्मा ऐसा वर्ड भी आ सकता है। प्रोफॉर्मा का मतलब भी होता है फॉर्मेट, यानी कि नमूना। इसका मतलब है नमूना। बिल ऑफ एक्सचेंज का नमूना तैयार कीजिए। कैसा दिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बताइए। स्पेसिमेन और फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हेडिंग लिखा, ठीक है। चलो अभी इस यहां पर आते हैं। अभी पेन पेंसिल डाउन, हाँ सबका ध्यान बोर्ड पे। 5 मार्क्स का सवाल है। पेन पेंसिल डाउन, एवरीवन पे अटेंशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी ध्यान दो। देखो अगर आपको एग्जाम में आया प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अगर एग्जाम में पूछा गया तो कैसे पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन क्या रहेगा? आपको क्वेश्चन नंबर 1 पता है बोर्ड पेपर का, उसमें आपको 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आए। तो वो चारों में से हो सकता है दूसरा, तीसरा, पहला। उसमें लिखा होगा कि फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो क्वेश्चन कैसा दिखेगा। क्वेश्चन को लेकर हम सबके पास जो एक्सरसाइजेस है, वो एक्सरसाइज में हमारे पास एक पेज है। आइए, पेज नंबर 304, जीटीबी पेज नंबर 304। हम लोग आज ये सॉल्व नहीं कर रहे, आने वाले 2 लेक्चर्स में हम इसको सॉल्व करें। मतलब कल के बाद और एक लेक्चर हमारा जाने वाला है स्पेसिमेन में, और उसके बाद हम प्रॉब्लम पे शिफ्ट करें। लेकिन हमारा फर्स्ट पार्ट एंड तक चलेगा, समझे ना क्या बोल रहा हूं मैं? थ्योरी पेज नंबर 304 पे आपको दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर आई प्रिपेयर द फॉलोइंग स्पेसिमेंस करके। उसमें देखो नंबर 1, प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। वो फ्रॉम की स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉर्म छपा है, मेक इट फ्रॉम। प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे इसने क्या बोला है, क्या बनाओ, बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इंफॉर्मेशन को पढ़ो। ड्रॉअर का नाम क्या है, शंकर, उसका एड्रेस दिया है वडोदरा गुजरात। ड्रॉई का नाम विनायक और उसका एड्रेस है। अमाउंट कितने का है, बिल 16,000। पीरियड क्या है, कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स। किस दिन बिल ड्रॉ किया, डेट ऑफ बिल 6 सितंबर, और एक्सेप्ट। नाउ जस्ट काउंट के ड्रॉअर, ड्रॉई, अमाउंट, पीरियड, डेट ऑफ बिल एंड डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। कितनी चीजें हो गई, 6। सो यू आर गिवन, इधर देखो, यू आर गिवन 6 कंटेंट्स, और ये 6 कंटेंट्स को आपको यहाँ पे बिठाना है। ये 6 कंटेंट्स की मदद से आपको क्या बनाना है, बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन ये 6 की जगह पे कभी कभी 7 हो सकता है और कभी कभी 8 हो सकता है, मैक्सिमम 8। लेकिन शुरुआत मिनिमम से करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। 7 क्या हो सकता है वो बता दो। 7 ये हो सकता है कि एक और आदमी का नाम होगा पेई। यहाँ पे ड्रॉअर है, ड्रॉई है, पेई है क्या? उसके नीचे वाले क्वेश्चन 2 में देखो, ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, अमाउंट, पीरियड, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। 7 चीजें हैं। और 8वीं क्या है वो बाद में, 8 चीजों में 8वीं क्या होगी बाद में देखिए, पहले 6 और 7 की बात करें। चलो हाँ, सब लोग इधर देखो। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और आपको कहा गया क्या बनाओ, प्रिपेयर प्रिपेयर बिल ऑफ एक्सचेंज, तो पहले ये पता लगाओ कि 6 चीजें हैं या 7। मतलब ड्रॉअर एंड ड्रॉई है या ड्रॉअर, ड्रॉई एंड पेई है। पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि ड्रॉअर एंड ड्रॉई है, पेई नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास बिल है, ये कोरा है। अब मैं वही हमारा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको कितने रुपए का गुड्स बेचा, 20,000। मैंने आपको 20,000 रुपए का गुड्स बेचा, और आपने कहा कि सर आई विल मेक द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ्स। देखो ध्यान दो, अब ये बिल मेरे पास है। उस बिल को मैंने यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे रखा है। ये बिल मैं आपके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूं। थोड़ा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर चलता है। सबसे ऊपर सेंटर में तो नाम लिखा होगा, क्या लिखा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज के ठीक राइट साइड 4 लाइन मैक्सिमम यूज करो, कुछ लोग 3 लाइन में भी खत्म कर सकते हैं। उसमें 4 लाइन में जो पहली 3 लाइन है, उसमें ड्रॉअर का नाम और एड्रेस। पहली लाइन में सिर्फ नाम लिखो, ड्रॉअर का नाम। जैसे आपके सामने जो एग्जांपल है शंकर वाला, उसको देखो, जो पहला एग्जांपल है उसको देखो, कौन है ड्रॉअर। तो पहली लाइन में लिखो शंकर,
और उसका एड्रेस क्या है, तो दो लाइन में, एक ही लाइन में उसका एड्रेस खत्म हो जाएगा तो आपकी एक लाइन बचेगी। सो मैक्सिमम एड्रेस में दो लाइन यूज करो, एक लाइन में नाम, दो लाइन में एड्रेस। एड्रेस बड़ा भी हो सकता है, रोड, गली, ये सब आ सकता है। तो टोटल नाम और एड्रेस के लिए कितने लाइन यूज करेंगे, 3 लाइन्स मैक्सिमम। तो जैसे शंकर, वडोदरा, गुजरात, और कभी भी लिखोगे ना तो एड्रेस में कॉमा कॉमा गुजरात, फुल स्टॉप, लास्ट में फुल स्टॉप होना चाहिए, वो ध्यान रखना। और उसके बाद लास्ट में देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, डेट ऑफ बिल ड्रॉन। अब इस क्वेश्चन को देख के बताइए डेट ऑफ बिल ड्रॉन क्या है। जो डेट ऑफ बिल लिखा होता है ना, डेट ऑफ बिल, वो डेट ऑफ बिल ड्रॉन है। क्या लिखा है, 6 अप्रैल 2019। तो बिल्कुल जैसे डेट क्वेश्चन में लिखी है वैसे ही लिखना है। आप ऐसे नहीं लिख सकते 6 अप्रैल 2019, ऐसे नहीं लिखने का। हाँ, अच्छा सितंबर है, सॉरी, मुझे अप्रैल सुनाई दिया। चलो चेंज करते हैं, 6 सितंबर 2019, ऐसे नहीं लिख सकते। आपको कैसे लिखना है, 6 सितंबर, 2019, फुल स्टॉप, इस तरह से लिखना है। ठीक है, दिस इज द वे टू राइट द डेट। तो सबसे पहले बोलो सेंटर में बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक उसके नीचे की लाइन में कॉर्नर राइट साइड 4 लाइन में, पहले 3 लाइन में फर्स्ट लाइन नेम ऑफ ड्रॉर, बाकी 2 लाइन में एड्रेस ऑफ ड्रॉर, और फिर इधर यहाँ पर ये जो 3 लाइन है या बीच की 2 लाइन है, उसमें आपको एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का स्टैम्प ड्रॉ करके बीच में कैपिटल लेटर में लिखना है स्टैम्प। प्रैक्टिकली तो वो स्टैम्प हम चिपकाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास वो चिपकाने लायक नहीं है। मान लो कि हमने चिपका दिया स्टैम्प। स्टैम्प के बाद एक लाइन छोड़ के आपको रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के उसमें लिखना है रुपीज इन फिगर्स। इन फिगर्स मतलब क्या है, अमाउंट हमारा रुपीज रुपीज 20,000, इस तरह से लिख देगा। तो वो यहाँ पे लिख देगा। यहाँ तक समझ में आया सबको, पक्का, ठीक है। अब आते हैं सबसे ये इंपॉर्टेंट पार्ट, मेन पार्ट, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द बिल। जैसे हम लेटर लिखते हैं किसी को, तो लेटर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, बॉडी ऑफ लेटर। तो वैसे ही यहाँ पर बॉडी ऑफ बिल। और ये फॉर्मेट एकदम इजी है, बस आपको थोड़ा कंसंट्रेशन की जरूरत है और थोड़ा टाइम निकालना है, 5 मिनट में याद हो जाएगा। अब ये याद करने लायक है कि आपको क्लियर है, यहाँ पे हेडिंग है, नाम और एड्रेस है, डेट जिस दिन ड्रॉ किया उसके सामने स्टैम्प, एक लाइन छोड़ के रुपीज इन फिगर्स, हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बॉडी ऑफ द बिल लिखोगे तो शुरुआत होती है डैश आफ्टर डेट। अगर आपको दो तरह का बिल है, एक आफ्टर डेट और एक आफ्टर साइट। अगर आफ्टर डेट है तो आप लिखो डैश आफ्टर डेट, साइट मत लिखो। और आफ्टर साइट है तो क्या लिखो, डैश आफ्टर साइट, डेट मत लिखो। अब ये डैश में क्या आएगा, पीरियड ऑफ बिल। मैं कौन हूं, ड्रॉअर, आप कौन हो, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं 2 months आफ्टर द डेट। यानी ये जो पहला डैश दिख रहा है उसमें हम क्या लिखेंगे, पीरियड ऑफ बिल। वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब आपके पास बुक में जो क्वेश्चन है देखो क्या है उसमें, पीरियड 3 months। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 months, और 3 months में 3 वर्ड्स में लिखना है, 3 months। ऐसे नहीं कि आप ऐसे लिखे 3 months, नहीं ऐसे नहीं, 3 months। तो सबसे पहले डैश में क्या आएगा बोलो, 3 months आफ्टर डेट। अच्छा, अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है कौन सा बिल है, आफ्टर डेट या आफ्टर साइट, तो वो आफ्टर डेट ही होता है। इफ द प्रॉब्लम इज साइलेंट ऑलवेज बिल इज आफ्टर डेट, समझिए। अभी इसमें दिया है कौन सा बिल है, आपके पास दो डेट कौन सी है, देखो डेट ऑफ बिल क्या है 6 सितंबर, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब इसमें दिया आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट, नहीं, तो ये आफ्टर डेट ही है। तो जब ये बिल बनाओगे, अब ये देख के मुझे बताओ, ये जो एग्जांपल है उसको देख के बताओ, बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे किसका नाम आया, शंकर। अगली लाइन में वडोदरा, गुजरात, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर डेट बताओ 6 सितंबर 2019, फिर यहाँ पे स्टैम्प, और फिर यहाँ पे इन फिगर्स क्या अमाउंट है इसका, 16,000। तो इस तरह से लिखने का, रुपीज 16,000। मेरे एग्जांपल में 20,000 था, इसका कितना है, 16 हो गया। अब ड्रॉअर ड्रॉई को ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर क्या दे रहा है, 3 महीने के बाद, शुरुआत यहां से हो रही है, 3 महीने के बाद क्या बोलेगा,
3 months आफ्टर डेट, और बोलेगा एक्सेप्ट किया उसके 3 महीने बाद, तो क्या लिखने का? 3 months आफ्टर साइट। आफ्टर डेट है कि आफ्टर साइट? आफ्टर डेट। 3 months आफ्टर डेट, कॉमा, पे टू। पे टू मतलब पे करो। अब किसको पे करने का, उसको लेकर बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, सुन लेना। अगर मैं आपको कह रहा हूं 3 महीने बाद मुझे पे करो, मुझे, तो मैं लिखूंगा 3 months आफ्टर डेट पे टू मी, बस खाली पे टू मी और माय ऑर्डर, ये सब निकल जाएगा। मैं बोल रहा हूं 3 महीने बाद किसको पैसा दो, मुझे, या मैं जिसको बोलूं उसको। तो 3 months आफ्टर डेट पे टू मी और माय ऑर्डर, यानी मुझे अगर पैसा देने को बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा मी और माय ऑर्डर। ठीक है, अब मैं निकल जाता हूं। मैं बोल रहा हूं 3 महीने बाद मेरा फ्रेंड है सुरेश, उसको पैसा दो। सुनना ध्यान से, मेरा फ्रेंड है सुरेश, उसको पैसा दो। तो सुरेश पे ही हुआ कि नहीं? तो फिर 7 चीजें भी होगी ना क्वेश्चन में। तो मैं क्या लिखूंगा? 3 months आफ्टर डेट, बोलो, पे टू सुरेश, और फिर सुरेश का एड्रेस भी आएगा क्योंकि मैं नहीं हूं। अच्छा, मैं था तो मैंने क्या बोला, खाली पे टू मी। तो फिर मैंने अपना एड्रेस बताया, यहाँ पे नहीं, क्योंकि पे टू मी में मी कौन है? ड्रॉर, और उसका एड्रेस है ऑलरेडी। समझ में आ रहा है? तो बिल का पैसा किसको मिलने वाला है? अगर ड्रॉर को मिलने वाला है तो ड्रॉर क्या लिखेगा? पे टू मी और माय ऑर्डर। लेकिन पैसा मुझे नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है अभी? सुरेश कौन है? पे ही है, थर्ड पर्सन। ड्रॉर तो कौन है? मैं हूं। तो मैंने अपना नाम एड्रेस लिखा। अब मेरा ऑर्डर है कि 3 महीने बाद मुझे नहीं, किसको पैसा दो? सुरेश को। तो मैं लिखूंगा 3 months आफ्टर डेट, बोलो, पे टू सुरेश, लेन नंबर 2, कोल्डोगरी, सहार रोड, पूरा एड्रेस, और हिज ऑर्डर। अगर सुरेश लिखा तो मैं क्या लिखूंगा? हिज ऑर्डर। सुरेश की जगह पे है फॉर एग्जांपल सरिता, तो पे टू सरिता, उसका एड्रेस और हर ऑर्डर। तो मुझे पे करना है तो क्या बोलूंगा? पे टू मी और माय ऑर्डर। थर्ड पर्सन मेल है, उसको पे करना है तो उसका नाम, एड्रेस और हिज ऑर्डर। फीमेल है, उसका नाम, एड्रेस और हर ऑर्डर। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि कुशल इंस्टीट्यूट को पे कर, यहां पे टर्निंग पॉइंट है। अब कुशल इंस्टीट्यूट कोई नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? तो जब किसी आर्टिफिशियल पर्सन को पे करने को कहा जाए, क्योंकि देखिए मैंने जिसका भी नाम लिया, मैं खुद जिंदा इंसान हूं, सुरेश भी इंसान है, नेचुरल पर्सन, सरिता भी जिंदा इंसान है। लेकिन कुशल इंस्टीट्यूट तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक ऑफ इंडिया आर्टिफिशियल पर्सन, आपकी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कौन है? आर्टिफिशियल। मेसर सो एंड सो ब्रदर्स, मेसर शाइन शाह एसोसिएट्स, दुकान का नाम, ये सब कौन से पर्सन है? तो अगर आर्टिफिशियल पर्सन को देने को बोलूं तो लिखने का पे टू कुशल इंस्टीट्यूट और देयर। समझ में आया? ये सब एक साथ लाके आपको बता रहा हूं, लेकिन क्या सब कुछ एक ही प्रॉब्लम में आएगा? नहीं आएगा। आपको 5 फॉर्मेट की चीज एक ही फॉर्मेट में देके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या करना है? और देयर ऑर्डर, मतलब माई कब लिखेंगे? अगर यहाँ पे क्या लिखा है? पे टू मी। मेल है तो हिज, फीमेल है तो हर, और आर्टिफिशियल पर्सन है तो देयर ऑर्डर के बाद कॉमा। अब क्या पे करना है? कॉमा के बाद जो पैसा, कितना पैसा मैं आपसे मांग रहा था मेरे एग्जांपल में? 20,000। यहाँ पे कितना है? 16,000। तो क्या बोलेगा? तो सम ऑफ रुपीज इन वर्ड्स 16,000 ओनली। 16,000 की स्पेलिंग 16,000 ओनली। अब सवाल उठता है कि आप मुझे 3 महीने बाद 16,000 रुपए क्यों दोगे? चलो मेरे एग्जांपल पे जाते हैं। आप मुझे 2 महीने बाद 20,000 रुपए क्यों दोगे? क्योंकि आपको मुझसे क्या मिला है? 20,000 की स्टेशनरी। तो वो है फॉर द वैल्यू रिसीव। यू हैव रिसीव समथिंग फ्रॉम मी। व्हाट डिड यू रिसीव फ्रॉम मी? स्टेशनरी। तो आप ये रीजन दे रहे हो कि ये 20,000 ओनली किसके लिए? फॉर द वैल्यू रिसीव। इसमें जो डैश किया ना, खाली वही बदलेगा और अकॉर्डिंगली आपको यूज करना है। अब यहां तक होने के बाद आप, अब आपके सामने जो क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन नंबर 1, पहले उसको ओरली सॉल्व करो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले? बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे किसका नाम और एड्रेस? फर्स्ट लाइन में नाम शंकर, अगली लाइन में वडोदरा गुजरात, फुल स्टॉप और डेट
6 सितंबर लिखने का, डेट ऑफ बिल या डेट 6 सितंबर 2019। ठीक, इसके सामने 2 लाइन में स्टैम्प, 1 लाइन छोड़ के रुपीस बोलो क्या, 16,000, ये इस तरह से लिख के स्लैश डैश करने का 16,000। अब आते हैं मेन बॉडी ऑफ द बिल। कौन है ड्रॉर? शंकर। ड्रॉई कौन है? विनायक। तो शंकर विनायक को अभी क्या दे रहा है? ऑर्डर। क्या ऑर्डर दे रहा है? 3 months आफ्टर डेट दिया ना, 3 months, 3 months आफ्टर डेट, पे टू मी। है कोई पेई है क्या? नहीं, तो क्या बोल रहा है? पे टू मी और माई ऑर्डर, कॉमा, द सम ऑफ रुपीज 16,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। और फिर मैंने, यानी कि ड्रॉर ने यहाँ पे साइन किया, SD मतलब साइन, और यहाँ पे ड्रॉर का नाम क्या है? ड्रॉर का नाम शंकर। बस ये यहां तक ही अगर आप करके आए ना एग्जाम में, मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ड्राफ्ट है। क्या है ये? ड्राफ्ट। क्योंकि बिल का क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट। अब यहां तक होने के बाद फिर यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये बिल किसके सामने ले जाया जाएगा? ड्रॉई के सामने। कौन है ड्रॉई? ड्रॉई का नाम देखो क्या है? विनायक। तो यहाँ पे लिखने का 2 कॉमा करके ड्रॉई का नाम क्या है? नाम, और 2 लाइन में उसका एड्रेस। क्या एड्रेस है? क्या? सोमवार पेट, पुणे। एक लाइन में खत्म होता है, एक लाइन में। तो ये बिल किसको दिया अभी? यहाँ पे ऑलवेज एक ही बंदे का नाम और एड्रेस आएगा। ऑलवेज किसका? ड्रॉई का। यहाँ पे ऑलवेज किसका नाम, एड्रेस, और यहाँ पे ऑलवेज किसका नाम, एड्रेस। ऑलवेज, ये फिक्स है। अब ये प्रेजेंट किया बिल, किसको प्रेजेंट किया? ड्रॉई को। ड्रॉई ने क्या लिखा उस पे? एक्सेप्टेड, और साइन किया किसका नाम? ड्रॉई का नाम। क्या नाम है? विनायक। और क्या डेट है? कब एक्सेप्ट किया उसने बिल? 11 सितंबर। आया समझ में? एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रिपेयर अ बिल ऑफ एक्सचेंज। कौन है ड्रॉर? बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे किसका नाम? जल्दी बोलो। दिनेश। उसका एड्रेस PR रोड, अंधेरी वेस्ट। हो गया। ओके। डेट ऑफ बिल ड्रॉन 26 नवंबर। पक्का? डेट ध्यान से देखना बराबर। लेकिन आपने देखा आफ्टर साइट है अभी, दिख रहा? अब पीरियड ऑफ बिल में देखो क्या लिखा है। पीरियड ऑफ बिल में ध्यान से देखो, 4 months आफ्टर साइट। दिख रहा है सबको? चलो, तो ये एक वर्ड गलत लिखोगे 0 मिलेगा। एक वर्ड गलत लिखो 0 मिलेगा, बाकी सब करेक्ट होगा। अगर आपने आफ्टर साइट का आफ्टर डेट या आफ्टर डेट का आफ्टर साइट, तो ड्यू डेट ही गलत हो गया ना। क्लियर? ओके। यहाँ पे स्टैम्प, यहाँ पे रुपीस देखो कितना है, 9,500 लिख के स्लैश डैश। अब आते हैं यहाँ पे, पेई है क्या? यहाँ पे कौन है पेई? अमित। एड्रेस थाने वेस्ट। तो ड्रॉई को क्या बोलेगा? पे टू मी या पे टू अमित? पे टू अमित। ठीक है, स्टार्ट करो बॉडी ऑफ द बिल। यहाँ पे पीरियड क्या आएगा? 4 months आफ्टर साइट। डेट नहीं, आफ्टर साइट। अगर क्वेश्चन में आफ्टर साइट नहीं दिया होता तो आप क्या लिखते हैं? आफ्टर डेट। 4 months आफ्टर साइट, पे टू अमित, कॉमा, थाने वेस्ट, और हिज, हर नहीं, अमित, हिज ऑर्डर, कॉमा, द सम ऑफ रुपीज 9,500 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। फिक्स्ड है ये, जो अंडरलाइन किया वो बदलेगा, बाकी चीजें फिक्स। और इसमें यूज करने आना चाहिए माय, हिज, हर और देयर, ये यूज करने आना चाहिए। वो क्वेश्चन को पढ़ के आ जाए। कौन साइन मारेगा यहाँ पे? ड्रॉर। कौन है ड्रॉर? दिनेश। SD करके दिनेश। हो गया। अब यहाँ पे ठीक कॉर्नर में 2 कॉमा, किसका नाम? रॉय का नाम क्या देखो? महेश। उसका एड्रेस LBS रोड, मुलुंड। बस हो गया। अब वो क्या लिखेगा? एक्सेप्टेड, साइन, किसका नाम? ड्रॉई का। ड्रॉई का नाम क्या है? दिनेश। और डेट क्या है? डेट कब एक्सेप्ट किया उसने? 29 नवंबर 2019। लेकिन ये 6 और 7 तो समझ गए, 8वां और एक है वो आज नहीं बताता, कंफ्यूजन होगा। समझ में आया फॉर्मेट सबको? कॉपी करोगे सब लोग? आपको टाइम दे रहा हूँ, ये फॉर्मेट कॉपी करो। ये हेडिंग लिखा सबने सबसे पहले। अब ये फॉर्मेट बनाओ एकदम अच्छा, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे अक्षर, सुंदर अक्षर, ताकि फिर कल हम इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। 5 मार्क्स का सवाल तो है ही, लेकिन नॉलेज का सवाल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कॉपी करो नोटबुक में। हाँ, सेम एज इट इज कॉपी करो। ये फॉर्मेट है, हमको क्वेश्चन जब सामने आएगा तब हमको क्या यूज करना है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। ये सबको मिला के एक फॉर्मेट है आपके पास।
अब इसमें जैसे ये थोड़ा मैंने एक लाइन नीचे लिया है तो ये इसके बराबर भी ले सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है, चलता है। जहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, बॉक्स किए, वैसे ही बिल्कुल कॉपी करना है आपको। जहाँ अंडरलाइन है आप लोग भी अंडरलाइन करो, जहाँ पे बॉक्सेस बनाए वहां पे बॉक्सेस बनाओ। तो आज के लिए आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि ड्रॉर एंड ड्रॉई है या ड्रॉ ड्रॉई एंड पेई है। ये समझ जाओ। अगर ड्रॉर एंड ड्रॉई है तो एकदम इजी, पे टू मी और माय ऑर्डर। और पेई है तो उसका नाम और एड्रेस और हिज और हर ऑर्डर। और आर्टिफिशियल पर्सन है तो देयर ऑर्डर। ये अभी आपका प्रैक्टिकल अकाउंट्स चालू हो गया, ये प्रैक्टिकल है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप पे। लेकिन डेट कैसे लिखी जाती है वो ध्यान रखें। जैसे हम लोग नॉर्मली इंडिया में जिस तरह से लिखते हैं वो नहीं चलेगा। जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें प्रॉपर, जैसे क्वेश्चन में डेट्स दी है वैसे ही डेट लिखनी पड़ेगी। हो गया आर्यन? आफ्टर साइट के लिए आफ्टर साइट वर्ड देना जरूरी है। आफ्टर डेट के लिए जरूरी नहीं है। कुछ नहीं दिया है तो इट विल बी आफ्टर, आफ्टर डेट। और जैसे ही कंप्लीट होता है इसके चारों तरफ बॉर्डर, एग्जाम में भी चारों तरफ बॉक्स बनाइए, इसको बॉक्स में रखने का, तो उसका लुक थोड़ा अच्छा है, दिखेगा।
चारों तरफ बाउंड्रीज बनाओ, पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज को चार दीवारी में कैद कर। 10 मिनट और पढ़ना है, थर्ड कंटेंट्स के ऊपर पढ़ना है, हो जाएगा 10 मिनट। क्या एक चीज शुरू की तो उसको बीच में छोड़ेंगे, मजा नहीं है। और वैसे भी अभी टाइम बढ़ने वाला है धीरे धीरे, तो आज 15 मिनट 10 मिनट बढ़ा देते हैं। आप आज के लिए क्वेश्चन में क्या देखोगे ये बताओ मेनली। जैसे ड्रॉर एंड ड्रॉई है या ड्रॉर ड्रॉई एंड पेई है। और पेई अगर मेल है तो हिज ऑर्डर, फीमेल है तो हर, और अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो देयर। आर्टिफिशियल का भी एक एग्जांपल है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ना जरा, सेम पेज पे। आप लोग ही देख के बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 सेम पेज पे, उसमें पेई का नाम क्या है? मेसर्स, ये लिखा होता है ना M/S, M/S, उसको क्या पढ़ते हैं? मेसर्स। लोग अपने बिजनेस के नाम के आगे, दुकान के नाम के आगे मेसर्स लगा। तो मेसर्स जानकी ट्रेडर्स कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। तो आप क्या लिखोगे? पे टू मेसर्स जानकी ट्रेडर्स और देयर ऑर्डर। और आप बोलोगे जानकी तो लेडी है, ये जानकी की बात नहीं है, जानकी ट्रेडर्स। जानकी के नाम से दुकान खोली है, दुकान का नाम। तो इज इट अ नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल। तो क्या लिखेंगे? पे टू मेसर्स जानकी ट्रेडर्स और देयर ऑर्डर। अभी क्या फिर सिंगल मिस्टेक करोगे उसकी वजह से 5 मार्क्स पूरे चले जाएंगे आपके। छोटी छोटी बातों का ध्यान। और ये वाला बिल जो अभी मैंने पढ़ा पांचवा, ये भी बताओ कि आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है, ये भी बताओ। कुछ नहीं दिया मतलब आफ्टर डेट, बस क्लियर हो। तो इस तरह से इसमें जितने भी बातें लिखी है उनके लिए यहाँ पर हमको पार्ट 3 देखना है। कंटेंट्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पेज नंबर 253 आ जाइए। आज के लिए लास्ट थियरी क्वेश्चन 253 पेज पे है क्या कंटेंट्स? बोलो यस नो। हाँ, ऐसे थोड़ा एनर्जी दिखाओ, पढ़ने में मजा आएगा। 253 पे कंटेंट्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? कंटेंट्स का मतलब है पार्ट्स, घटक। एक बिल ऑफ एक्सचेंज आप जब ड्रॉ करते हो तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन सी बातें आपको लिखनी होती है। चलो पढ़ेंगे एक एक करके। कंटेंट्स ऑफ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टिक करो, टिक करो। मेरे ख्याल से उसके ऊपर जो पार्टीज टू अ प्रोमिसरी नोट है आपने स्टार साइन किया होगा। हाँ, तो अब आप हम जब पढ़ लेंगे ना फिर हमारा सब लाइन से आ जाएगा। जो जो बाकी है वहां पे स्टार साइन, और जो पढ़ लिया जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म होगा, वन टाइम जितनी भी थ्योरी है वो एटलीस्ट वन टाइम पढ़ ले। बोलो कंटेंट्स में सबसे पहला कंटेंट क्या है? डेट। द डेट ऑन विच बिल हैज बीन ड्रॉन मस्ट बी रिटन एट, कहां पे लिखना चाहिए डेट? एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर बिलो द एड्रेस ऑफ ड्रॉइंग। कहां लिखी जाती है डेट? राइट हैंड कॉर्नर एड्रेस ऑफ ड्रॉअर के नीचे, राइट बिलो द एड्रेस ऑफ ड्रॉअर। डेट ऑफ बिल इज एसेंशियल फॉर कैलकुलेशन ऑफ मेच्योरिटी डेट। अंडरलाइन मेच्योरिटी डेट मतलब क्या? मेच्योरिटी डेट मतलब ड्यू डेट। तो ये डेट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेट नहीं लिखोगे आप क्या लिखते हो? 2 मंथ्स आफ्टर डेट। तो आफ्टर विच डेट? इधर डेट ही नहीं लिखी है तो 2 महीने कैसे ढूंढोगे? है कि नहीं? तो डेट लिखना बहुत जरूरी है अगर आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो, मेच्योरिटी डेट। मेच्योरिटी डेट मतलब ड्यू डेट। अ बिल विदाउट डेट हैज नो मीनिंग। ऐसा कोई बिल बनाया आपने और डेट नहीं लिखी, एग्जामिनर मार्क्स काट के 0 दे। ठीक है। टर्म, टर्म का मतलब क्या है? पीरियड ऑफ द बिल। टर्म ऑफ बिल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन मंथ्स और डेज। जैसे क्या था यहाँ पे? 3 मंथ्स। तो वैसे डेज वाला मैंने नहीं पढ़ा, सेम पेज पे डेज वाला है क्या जरा देखिए। अभी आप लोग ये क्वेश्चन कौन से पेज पे था? आ, ये फॉर्मेट देखे ना हम लोग ने। हाँ, 304 पेज पे डेज वाला कोई है क्या? 304 पे ही था ना। 4 मंथ्स है, उसके बाद 3 मंथ्स है, डेज वाला नहीं दिख रहा। हाँ, 90 डेज है ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 4
उसमें देखो लास्ट में द बिल वाज ड्रॉन ऑन 26 जुलाई 2019 फॉर 1 लाख फॉर हाउ मेनी डेज 90 डेज। तो उसको बोलते हैं टर्म ऑफ द बिल। तो हमारे जो बॉडी ऑफ द बिल की शुरुआत है हमेशा किससे होती है, टर्म ऑफ द बिल से, जिसको हम पीरियड ऑफ द बिल कहते हैं। और वो ऑलवेज किस में लिखने का, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ डेज में। और उसकी स्पेलिंग, हाँ, उसको आप फिगर्स में नहीं लिख सकते। उसके बाद अमाउंट, अमाउंट ऑफ बिल इन फिगर्स शुड बी स्पेसिफाइड बिलो द स्टैम्प। स्टैम्प के नीचे लिखा है अमाउंट इन फिगर्स, दिख रहा है आपको। एन अमाउंट इन वर्ड्स मस्ट बी स्पेसिफाइड इन द बॉडी ऑफ द बिल। अमाउंट इन वर्ड्स किधर लिखा है, बॉडी ऑफ द बिल में लिखा है। जैसे अमाउंट 16,000 है तो यहाँ पे 16,000 और यहाँ पे 16,000 की स्पेलिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्टैम्प, स्टैम्प ऑफ प्रॉपर वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैम्प एक्ट। करेक्शन है, क्या छपा है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 है, कल पढ़ा था हमने, पढ़ा था ना 1899। और नहीं याद है तो देखो आगे वाले, इसके आगे वाले पेज पे फीचर्स, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पॉइंट नंबर 2 दिख रहा है, क्या था 1899। स्टैम्प एक्ट 1899 के हिसाब से जो स्टैम्प है वो स्टैम्प आपको चिपकाना पड़ेगा। इट डिपेंड्स आप कितने का बिल ड्रॉ कर रहे हैं, 20,000 तो वो आपको स्टैम्प वाले बताएंगे 20,000 या उससे ऊपर है तो इतने रुपए का स्टैम्प लगेगा, अगर 5,000 का है तो इतने रुपए का। तो जो भी स्टैम्प एक्ट में लिखा है उसके हिसाब से आपको स्टैम्प चिपकाना है। उसके बाद पार्टीज, पार्टीज में कौन है, नेम ऑफ ड्रॉर, ड्रॉई एंड सॉरी एंड देयर एड्रेसेस मस्ट बी मेंशन्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। और उनका एड्रेस, यहाँ पे किसका नाम एड्रेस, ड्रॉर का, यहाँ पे किसका, ड्रॉई का। और अगर पेई आए तो पेई का नाम और एड्रेस इधर है, और पेई नहीं है तो पे टू मी और माय और। फिर फॉर द वैल्यू रिसीव, फॉर द वैल्यू रिसीव मतलब आपको कुछ मिला है इसीलिए बिल को आप एक्सेप्ट कर रहे हो। फॉर द वैल्यू रिसीव, लॉ डज नॉट कंसिडर एग्रीमेंट दैट आर मेड विदाउट कंसिडरेशन। आप बताओ अगर आपने मुझसे 20,000 की स्टेशनरी नहीं खरीदी होती तो क्या मैं ये बिल आप पे ड्रॉ कर सकता, और क्या ये बिल आप एक्सेप्ट करते, नहीं। तो कानून कहता है कि जब हमें किसी से कुछ मिलता नहीं है तो हम उसके ऊपर बिल ड्रॉ नहीं कर सकते। सो लॉ डज नॉट कंसिडर agreements that are made without consideration. Consideration means in lieu of, underline this word, in lieu of का मतलब, in lieu of का मतलब होता है के बदले, instead of, in lieu of मतलब instead of, instead of, in lieu of and in context of bills of exchange, it means that bill is issued in exchange of some benefit received. आपने बिल क्यों इशू किया, because you have received some benefit from me. What have you received from me? स्टेशन। तो कुछ बेनिफिट हमको मिलता है इसके लिए हम बिल को एक्सेप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन। 7 पॉइंट पे कर दो स्टार, उसको रख दो बाकी, क्योंकि ये चर्चा का विषय है, ये थोड़ा टाइम लेगा। बाकी सारे पार्ट्स क्लियर हो गए, आप इसमें नहीं देख के अपने हिसाब से समझा सकते। दिस इज द हेडिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे नेम एंड एड्रेस ऑफ ड्रॉर, उसके नीचे डेट ऑफ बिल ड्रॉन, ठीक उसके सामने स्टैम्प, एक लाइन छोड़ के उसके नीचे रुपीज इन फिगर्स, और फिर बॉडी ऑफ द बिल डैश आफ्टर डेट और आफ्टर साइड पे टू डैश और मी हिज हर देयर ऑर्डर कॉमा द सम ऑफ रुपीज डैश ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव। उसके बाद साइन मारेगा कौन, ड्रॉ, और फिर यहाँ पे टू लिख के किसका नाम एड्रेस, ड्रॉई का नाम और एड्रेस। और ड्रॉई क्या लिखेगा, एक्सेप्टेड करके साइन करके उसका नाम ब्रैकेट में, और यहाँ पे डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, इसके ऊपर और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर का टाइमिंग सेम और सब्जेक्ट भी सेम। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी जगह पे बैठे रहे सब लोग। कल का टाइमिंग और कुछ डिस्कशन हमको करना है, प्लीज स्टे देयर। पढ़ाई आज के लिए इतनी काफी है।